गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आशीष साहब आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद होता है कि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या फिर जिनके पास कोई कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, वो कम समय में किसी एक बेहतर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाए। इन्हीं के लिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि उनको मैं ऑनलाइन के जरिए अपने जो उनका सिलेबस है उनको इजी तरीके से समझ पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रजातंत्र या फिर इंग्लिश पे कहें तो डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक सब्जेक्ट भी है और एक टॉपिक भी है जिसपे हम भली बात हमको जानना समझना बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। खैर, ये टॉपिक न सिर्फ क्लास 11 यहाँ तक कि क्लास 9 और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के भी जो बच्चे हैं और यहाँ तक कि जो यूपीएससी या फिर कोई किसी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनको उनके प्रॉब्लम को समझने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि उनको ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से उस बातों को समझ पाए। खैर, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रजातंत्र या फिर डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र को ही इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है ये एक्चुअली लैटिन भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ जिसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्राशिया का अर्थ होता है शासन। तो अगर आप इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो डेमोस और क्रेशिया का अर्थ हुआ जनता का शासन। बिल्कुल सही, मतलब जनता का शासन, मतलब कि वैसी सरकार जिसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार उसके चुने हुए प्रतिनिधि या फिर उसके द्वारा ही चलाया जाए। इसको हम लोग आगे चल के और विस्तार में चर्चा से समझेंगे कि कैसे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी या फिर जनता के द्वारा ही सरकार चलाई जाएगी। खैर, आगे अगर देखिए तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या? जैसे गवर्नमेंट ऑफ पीपल, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सेप्ट द डिफरेंट आइडियाज एंड आइडियल्स और राइट अप टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड लास्ट लॉ बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन। अब एक एक करके इनको समझने से पहले मैं एक छोटा सा आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये जो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन समय से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि जनता का शासन, प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के लिए शासन, अर्थात वह उस प्रकार का शासन जिसमें जनता ही शासन करे और अपने लिए बेहतर से बेहतर तरीके को विकल्प को चुन पाए, जिसमें किसी बाहरी आदमी या फिर किसी बाह्य शक्ति या फिर किसी मजबूत पर्सनालिटी का उसमें इंटरफेरेंस ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी दबाव में काम करेंगे या फिर किसी वैसे लोगों को चुनेंगे जो अपने स्वार्थ की बात करेंगे या फिर राजतंत्र से चलते आएंगे तो आपका बेहतर विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अब्राहम लिंकन की इस बात को आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर जनता के अगर बातों को अगर आप नहीं सुन पाएंगे या फिर वैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं अगर उनकी बात अगर वो ना सुने तो कहीं ना कहीं जनता का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। और हम लोग देखेंगे जो मध्यम वर्ग होता है, जो मिडिल वर्ग होता है, कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए सरकार के ऊपर ही आश्रित रहता है। तो आज के टाइम पे ये समय के लिए ये प्रजातंत्र बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा एक आवश्यकता तो बनकर उभर कर आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मतलब इसका अर्थ हुआ जनता की सरकार, मतलब वैसी सरकार जिसमें जो सरकार के रूप में जाएंगे उसको किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा, मतलब आम आदमी के द्वारा, आम लोगों के द्वारा उनको चुनकर सरकार के रूप में भेजा जाएगा। दूसरा क्या है? इक्वलिटी। इक्वलिटी को अगर हिंदी में कहें तो कहेंगे समानता। समानता का अर्थ हुआ मतलब क्या कि इसमें आप न जाति, न भाषा, न धर्म, न किसी वर्ग के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। आपको समानता से सबका अधिकार मिलेगा कि आप सर्वांगीण विकास अपना कर पाए। तीसरा अगर कहें तो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। अगर इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है मूलभूत अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार का अगर तोड़ेंगे उसको तो कहेंगे मूलभूत अधिकार। जैसे हर इंसान का कुछ मूलभूत अधिकार क्या होता है? खुलकर अपनी बात को कह पाना, एक जगह पर अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए रोजगार आय कर पाना, अपनी बातों को विचारों को खुलकर कह पाना। वो अगर जनतंत्र रहेगी तो अपनी बातों को खुलकर इस बात के सामने रख पाएंगे। चौथा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर इसको हिंदी में कहे तो स्वतंत्र न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं कि हम सभी को अंदर क्या है? एक सबसे बड़ा डर है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो न्यायपालिका उसको रोकने के लिए है।
लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे जिस देश में राजतंत्र होता है वहां पर ऐसे कुछ फैसिलिटी नहीं रहती है। अगर आपके पास अगर इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अगर ना किया जाए तो लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पावर में बैठे हुए जो लोग रहेंगे या फिर जो सरकार में बैठे हुए लोग रहेंगे वो खुलकर मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए लोकतंत्र की एक खास विशेषता है कि क्या कि उसका जो न्याय व्यवस्था रहेगी वो पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र रहेगी, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगी, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। पांचवा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवाद। संविधानवाद का अर्थ क्या हुआ? वो संविधान का अर्थ क्या होता है? वह पुस्तक, वह नियमावली पुस्तक जिसके द्वारा किसी राज्य को चलाया जाए, अर्थात आपके जो प्रजातंत्र की जो शर्तें होंगी, जो नियमें होंगी, वो संविधान के द्वारा उस राज्य को चलाया जाएगा और पूरे के पूरे राज्य पर इस बात को एक तरफा से लागू होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए इसकी एक विशेषता के रूप में उभर कर आता है। छठा देखिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइडियाज एंड आइडियल्स, अर्थात प्रजातंत्र की एक और खासियत में, एक और विशेषता में से ये भी है क्या कि इसमें आप विभिन्न लोगों के विभिन्न विचार अपने खुलकर वहां पर रख पाएंगे, वो किसी दबाव में नहीं रहेंगे। अगर सरकार ने अगर कुछ कह रहा है, अगर कोई अपने उसके कुछ विचार हैं, इससे लग रहा है कि सरकार को इससे बेहतर बेनिफिट मिल सकता है, तो खुलकर इस बात को कह सकते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग प्रजातंत्र में एक साथ मिलकर रह सकते हैं। सातवां देखिएगा, राइट टू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर सरकार ने कोई भी गलत नियम बनाया, कोई भी बात गलत ऐसा जनमत के विरुद्ध में ला रहा है, तो लोगों के पास वो अधिकार है कि आप उसकी आलोचना कर पाएंगे। ये एक अपने आप में एक बहुत एक खास अधिकार में से ये भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार जो भी बिल ला रही है, अगर आपके फेवर में नहीं है, अगर जनमत के फेवर में नहीं है, तो आपके पास कम से कम एक अधिकार होना चाहिए कि आप उसकी खुल के आलोचना कर पाए। चुप्पी बहुत बड़ी बीमारी भी है। तो जो लोकतंत्र में ये भी खासियत है कि आप खुलकर सरकार की आलोचना वैधानिक तरीके से, जिस बात पर आप आलोचना नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो मनमानी हो जाएगा। तो अगर आपको जो लगता है कि सरकार ने जो बिल लाया है, जो नियम लाया है, अगर आपके खिलाफ में है, तो आप उसकी खुलकर उसकी आलोचना करने का भी अधिकार आपको लोकतंत्र ही देता है, एकमात्र लोकतंत्र ही देता है। और लास्ट वाला देखेंगे, लॉ बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। अगर ये विशेषताओं का एक अंतिम विशेषता है, अगर इसमें कहे तो सरकार को भी पर एक बाध्यता है कि आप सरकार जो मनमाना चाहे बिल नहीं ला सकता है। अगर वो कोई अगर मनमाना बिल अगर लाता है तो उसको वो सरकार, उसको जनता उसको रोकने का उसके पास अधिकार है। तो सरकार के ऊपर जो बैठे हुए जो नेता हैं, जो पावर में जो लोग हैं, उन्हें भी बात को सोचना पड़ेगा कि आप जो बिल लाएंगे वो हर सूरत पे जनमत के फेवर में ही होना चाहिए। अगर आप उसके खिलाफ में लाएंगे तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, आपको उसको पीपल उसका आलोचना करेंगे और आपको बिल को वापस लेना पड़ जाएगा। खैर ये तो थी उसकी कुछ विशेषताएं। अब आगे अगर देखिए अगर तो प्रजातंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें, इसे हिंदी में कहेंगे तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और नीचे को कहेंगे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ वो होता है कि जिसमें सरकार को चलाने के लिए कुछ लोग एक जगह एकजुट होकर एक खुली जगह पर एक ऐसे स्थान में मिलेंगे जहां पर सारे के सारे लोग एक जगह जुटे और कानून लाने अपना समर्थन दे सके। प्राचीन काल में ग्रीस और ग्रीस सभ्यता में, एथेंस नगरी में इस प्रकार की सभ्यता का, इस प्रकार की डेमोक्रेसी का प्रचलन था, जहां पर लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। हालांकि लोगों की संख्या कम होने से उनको भी तो सारे कार्यभार को बांटना पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार की प्रजातंत्र का प्रावधान उस समय देखा गया था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन में ही एकमात्र ऐसी जगह बचा है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी बची हुई है। दूसरी की बात करें अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब अप्रत्यक्ष का मतलब आप सीधा समझ ही पा रहे हैं, एक होता है सीधी बात करना और एक होता है वाया होकर जाना। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इसमें भी सरकार जनता ही चलाएगी, लेकिन किसके जरिए चलाएगी, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। जब जैसे उदाहरण के तौर पे आपके मोहल्ले का जो लोकल नेता होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन देशों में संभव है जहां पर की जनसंख्या ज्यादा है, भूभाग ज्यादा है, जहां पर एक साथ लोग मिलकर सरकार में डायरेक्ट रूप से काम नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को क्या सरकार बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए चुनते हैं और उनके द्वारा सब जनता राज करती है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो साथ ही साथ कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो डेमोक्रेसी
प्रजातंत्र की कुछ अच्छाइयाँ भी है और कुछ बुराइयाँ भी है। तो अच्छाइयाँ क्या है? इक्वल राइट्स एंड लिबर्टीज फॉर ऑल। अब इसको अगर हिंदी में कहें तो समान अधिकार सबको दिए गए हैं, इक्वल राइट्स सबके पास समान अधिकार, और लिबर्टीज फॉर ऑल मतलब कोई भी अपनी बात को खुलकर सरकार के सामने रख सकता है। इक्वल राइट्स, यहाँ पर एक नेता के लड़का को भी वही अधिकार है, एक मंत्री के भी लड़का को वही अधिकार है, एक सामान्य वर्ग के लड़का को भी वही अधिकार है। या फिर कहे तो नेता, मजदूर, मालिक, तीन एक ही कैटेगरी में आते हैं, किसी के पास कोई संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा करें पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो वर्ड है इसको आप अच्छे से भलीभांति परिचित होंगे, अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए। सोवरेनिटी का अर्थ होता है संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च शक्ति। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, तो जनता के द्वारा चुने गए सरकार में जो आपका जो मत विश्वास होगा आप उसको बेहतर तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए इसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए इसे पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहा जाता है। तीसरा का है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस। एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस में अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो एक ये अपने वाला मेरिट इसका बहुत विशेष है। जैसे हम सब बचपन हम लोग अक्सर क्या सुनते थे कि लोगों के पास शिक्षा का ज्ञान नहीं था, अपने राजनीतिक अधिकार का उसको ज्ञान नहीं था, तो लोग उनको कोई भी आसानी से बेवकूफ और मूर्ख बना देता था। लेकिन डेमोक्रेसी के एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां पर आपको आपका वोट दे रहे, आप किसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आप किसको चुन रहे हैं नहीं चुन रहे हैं, आपके मत खुलकर प्रकट कर रहे हैं, और आपका जो राजनीतिक जो जागरूकता है वो उसमें आपकी वृद्धि होती है। आपकी राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होगी तो आप बेहतर समाज और बेहतर सरकार को चुनने में सक्षम होंगे। चौथा है मीन्स ऑफ एजुकेशन। राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, डेमोक्रेसी में एक इसका भी एक खास इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि राजनीति आप जो प्रजातंत्र है उसका एक और लक्षण, एक और भी सिद्धांत ये भी है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को, जनमत को शिक्षित करना, ताकि वो समाज को बेहतर तरीके से चुनने के लिए सरकार को समर्थन कर पाए, सरकार की बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचा पाए। और अंतिम देखें नो फियर ऑफ रिवोल्यूशन, अर्थात जब आपके द्वारा चुनी गई सरकार है तो जाहिर सी बात आप विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने अगर आपके खिलाफ अगर कोई बिल लाया, आपके विरोधी अगर बिल लाया, तो चूंकि आपकी जनमत द्वारा चुनी गई सरकार है तो आप अगले बार इलेक्शन में आप उसको उस सरकार को बदल भी सकते हैं और अपने द्वारा चुने गए उस प्रतिनिधि, नए प्रतिनिधि उस बिल को वापस भी ला सकते हैं। इसलिए इसमें क्रांति का भय नगण्य होता है, ना के बराबर रहता है। लेकिन जैसा मैं बोला हर सिक्के के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं और कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। तो इतनी सारी अच्छाई के साथ साथ इक्वली कुछ इसकी बुराई भी है और जिसपे चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला क्या है, डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल इन क्लास सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र में ये वर्गवाद में ये प्रजातंत्र संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इतना बड़ा सोसाइटी, उसमें उसी सोसाइटी में पैसे वाले भी हैं और मजदूर भी हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैसे वाले हमेशा मजदूरों को या फिर गरीब को हमेशा शोषण करते हैं। इसलिए मार्क्सवाद के अनुसार ये प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी संभव नहीं है। दूसरा अगर कहें तो डिले इन टेकिंग डिसीजंस, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक प्रजातंत्र में क्या है, हर चीज को, हर शक्तियों की बांट दिया जाता है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपातकाल की परिस्थिति आ गई या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें सरकार को तुरंत फैसला लेना पड़ेगा, इस समय सरकार चूंकि पावर उसके साथ चारों तरफ से बटा हुआ है, इसलिए उसको समय लेने में या फिर डिसीजन लेने में या फिर निर्णय लेने में समय लगेगा, इसलिए इसकी एक डिमेरिट भी है। तीसरा क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, इससे क्या होता है कि अलग अलग पद पर अलग अलग लोगों को नियुक्ति करनी पड़ती है, अलग अलग वेतन भत्ते दिया जाता है। इससे क्या होता है, सरकार के ऊपर अतिरिक्त खर्च भी पड़ता है, इसलिए यह मोस्ट एक्सपेंसिव या फिर अतिरिक्त खर्चीला भी है। चौथा, एम्फेसिस ऑन द क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी, अर्थात नंबर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, गुणों पर नहीं। अगर आप समझे तो अब प्रजातंत्र में क्या होती है, एक दल, दो दल बहुमत की सरकार होती है। इससे क्या लगा रहता है कि अगर दो दल है तो अपना बहुमत साबित करने की होड़ लगी रहती है। बहुमत की होड़ में सरकार सही से अपना काम नहीं कर पाती है, इसके वजह से लोगों के जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है, प्रजातंत्र है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, एक उसकी एक डिमेरिट में भी आता है। और लास्ट वाला है अनस्टेबल एंड वीक गवर्नमेंट।
हमने अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे लोग दल मिलकर एक सरकार का गठन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर हमेशा ये अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता कायम रहती है कि अगर उनका सरकार बचेगा कि नहीं बचेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। इसके वजह से वो लोग बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, अपना बेहतर आउटकम नहीं दे पाते। हर किसी को नेता, हर किसी को बड़ा बनने की जो होड़ होती है, इसके वजह से सरकार बेहतर तरीके से अपना कार्यक्रम नहीं कर पाता। इसलिए मार्क्सवाद के अनुसार इनको देखें तो वर्क क्लास में प्रजातंत्र संभव नहीं है। अगर डिले टेकिंग का मतलब देखें तो आपातकालीन परिस्थिति में संभव नहीं है। खर्चीला इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको इसको रखना पड़ता है, विभाग को बांटना पड़ता है। चौथा देखें क्या संख्या में देखना पड़ता है, क्वालिटी को नहीं। और लास्ट में ये अनस्टेबल है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो प्रजातंत्र हालांकि बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसमें भी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इस बेहतर को समझ इस टॉपिक को समझने के लिए कई बार, एक बार दो बार आप देखिए प्रजातंत्र के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको इसके बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप हमारे इस वीडियो को 2-3 बार देखने का प्रयास करें। इससे आपको इस प्रजातंत्र न कि सिलेबस के ऊपर, ताकि आपके आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में समझने की आपको एक बेहतर सोच डेवलप होगी। इसी के लिए ये प्रजातंत्र आज के समय में ज्यादा से ज्यादा मायने रखता है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।